जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल जो है वो पार्लियामेंट की पावर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके हमने 3 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। अब आज हमने 4th पॉइंट यानी इंतखाबी इख्तियारात या इलेक्टोरल पावर्स से जो है वो स्टार्ट करना है। अब जैसे कि आपको पता है और ये चीज़ें बहुत हद तक आपको क्लियर भी हो चुकी हैं। पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं हमारे, ठीक है, एक सेनेट है और दूसरा कौमी असम्बली है। और ओवरऑल जो है ये इसकी हम लोग पावर्स को जो हम पढ़ें कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जो है वो किस तरह से अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं, उनके पास किस किस्म के इख्तियारात जो है वो उनको जो है वो दिए जाते हैं। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवान सूबाई असम्बलियों के साथ मिलकर सदर मुमलिकत का इंतखाब अमल में लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें सूबाई असम्बलियाँ चारों सूबाई असम्बलियाँ शामिल होंगी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान यानी सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान मिलकर जो है वो एक इजलास के अंदर इसको जो है वो अपने सदर का इंतखाब करेंगे। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब करती है, ठीक है। सेनेट के अंदर जो है यानी इसका जो ऐवान बाला है पार्लियामेंट का, उस उनके जो चेयरमैन यानी सेनेट का हेड होगा, उसके बाद उसका जो है वो डिप्टी चेयरमैन यानी उसके नायब के तौर पे काम करेगा। तो इसको इलेक्ट करने के लिए सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा और उसी जो है वो ऐवान के अंदर जो है वो सेनेट के तमाम मेंबरान अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करेंगी। ऐसे ही जबकि वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली के हाथ में होता है, ठीक है। स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली का हेड होगा और साथ में डिप्टी स्पीकर उसका नायब होगा और साथ में जो वज़ीर आज़म का जो चुनाव है वो भी कौमी असम्बली के ऐवान के पास है, ठीक है। ये इंतखाबी ओवरऑल इख्तियारात हैं जो कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कौमी असम्बली और सेनेट के जो है वो अरकान के पास हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा मालियाती इख्तियारात हैं। कौमी असम्बली को मालियाती इख्तियारात में बरतरी हासिल है, यानी जो माली तौर पे जितने भी या माशी तौर पे जो भी पावर्स हैं वो सेनेट की बजाय कौमी असम्बली के पास जो हैं वो पावर्स या इख्तियारात ज़्यादा होती हैं। तमाम मालियाती बिल्स या मुसवदात जिसको हम बोलते हैं उस पर बहस का आगाज़ कौमी असम्बली में होता है। सबसे पहले कौमी असम्बली के ऐवान में कोई भी मालियाती बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके ऊपर बहस व तमहीज़ होगी, फिर वो पास होगा। उसके बाद सेनेट के जो है वो ऐवान के अंदर उसको एज़ इट इज़ उसी प्रोसीजर से गुजारा जाएगा। ये हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ मालियाती बिल्स के मालियाती मुसवदात ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कि कौमी असम्बली में पहले पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जितने मामलात हैं, जितने भी बिल्स पास होंगे वो सारे पहले सेनेट में पेश होंगे, फिर कौमी असम्बली में आएंगे। सिर्फ मालियाती मुसवदात में बार बार आपसे कह रही हूँ, ये चीज़ें बार बार देखा करो और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। यही चीज़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाएंगी। नए टैक्स लगाने की मजाज़ है, ठीक है। तमाम मालियाती मुसवदात पर बहस का आगाज़ कौमी असम्बली में होता है। नए टैक्स लगाने की मजाज़ है कौमी असम्बली। पुराने टैक्सों को ख़त्म करने का इख्तियार भी रखती है, यानी अपनी मर्ज़ी से जो है वो कौमी असम्बली के पास इतनी पावर्स हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो माल से मुतालिक, पैसे से मुतालिक जितने भी काम हैं वो सारे जो है वो उसके दायरे इख्तियार में आते हैं। सालाना बजट वफाकी हुकूमत की निगरानी में तैयार होता है। जब इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाता है तो अरकान खुलकर बहस करते हैं और उस पर तनकीद भी कर सकते हैं। कोई तरमीमात या तब्दीलियाँ लेके आनी है तो वो भी सिफारशात पेश कर सकते हैं। तब कहीं जाकर इन मसवदात को हतमी मंजूरी जो है वो हासिल होती है। कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद मालियाती मसवदात सेनेट की मंजूरी के बाद सदर को आखिरी मंजूरी के लिए भेज दिए जाते हैं। जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार डिस्कस हो गया कि कौमी असम्बली में कोई भी मालियाती बिल पास होने के बाद सेनेट की मंजूरी जो है वो हासिल होगी। सेनेट के ऐवान में जब ये बिल पास हो जाएगा तो फिर सदर को जो है वो आखिरी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कौमी असम्बली मुतालबात ज़र में कमी करने की भी मजाज़ है, यानी पैसे के जो मामलात या मुतालबात हैं उसमें जो है वो फ़ंड्स वगैरह में या कोई भी डिमांड्स है तो उसमें कमी बेशी कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइन में तरमीम करना या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन में तरमीम करने के मुसवदे का आगाज़ पहले कौमी असम्बली में होता है। अगर कौमी असम्बली के 2/3 अरकान मुसवदे की मंजूरी दे दें, ठीक है, 2/3 अरकान ओवरऑल जो कौमी असम्बली के ऐवान का कोरम होता है उसमें अगर 2/3 अरकान जो है वो उस बिल की मंजूरी दे दें तो मुसवदा सेनेट के ज़ेर गौर आ जाता है, यानी वहाँ से वो बिल पास हो गया, उसके बाद सेनेट में चला गया। अगर दोनों ऐवान इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लें, अगेन सेनेट में जब वो पेश किया जाएगा तो वहाँ पर भी 2/3 अरकान की मंजूरी जो है वो ज़रूरी है। अगर वहाँ पर भी 2/3 जो अरकान हैं उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी तो वो बिल पास हो जाता है, तो सदर की मंजूरी के लिए नेक्स्ट वो इसको भेज दिया जाएगा। आइन में तरमीम के लिए दोनों ऐवानों की मंजूरी लाजमी होती है, ये किसी एक ऐवान का काम नहीं है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान इसमें जो है वो शामिल होंगे।
दोनों की मंजूरी होगी तो सदर जो है उसके ऊपर हतमी दस्तखत करेगा और सदर की मंजूरी से तरमीम जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगी। अगर किसी तरमीम से सूबाई हदूद मुतासर हों तो मुतलका सूबों की रजामंदी भी ज़रूरी है। यानी अगर सूबाई मामलात बीच में शामिल होना शुरू हो जाएं, सूबाई मामलात की जो है वो दरअंदाज़ी दखल अंदाज़ी होगी, तो फिर सूबों की जितनी भी असम्बलियाँ हैं या जिस भी सूबे के अंदर जो है वो इस मामले को, इस बिल को, इस तरमीम को जो वो पेश करना है या इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी मंजूरी भी जो है वो ज़रूरी हो जाएगी। अगर सूबों से मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर सूबों की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद शिकायत का अज़ाला, किस तरह से जो है वो तकलीफ़ों को, शिकायत को जो है वो दूर किया जा सकता है। दोनों ऐवानों के अरकान बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर अवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है। इसलिए दोनों ऐवान अवाम के मसाइल हल करते हैं, या तो बराह रास्त अवाम से जो है वो इन जो मेंबरान का ताल्लुक़ है, या बिलवास्ता, या फिर बिलवास्ता किसी वास्ते से, किसी ज़रिए से जो है वो उनका ताल्लुक़ जो है वो अवाम से बनता है। यानी डायरेक्टली अवाम का जो है, जैसे अब आपको एक सिंपल सी बात समझाऊँ, हमने कोई भी काम करना है ना, तो हम लोग अपने पहले कुछ नुमाइंदे ढूंढते हैं। हुकूमत से किसी भी चीज़ का जो है वो हमने कोई भी चीज़ बनवानी है, तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उनकी रसाई जो है वो डायरेक्टली उनके अरकानों तक होगी, ठीक है। तो बात हम लोग छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल तक ऑटोमेटिकली जो है वो पहुंचानी होती है। तो ये बिलवास्ता तरीका है कि हम डायरेक्टली वज़ीर आज़म से तो बात नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम स्पीकर कौमी असम्बली से तो बात नहीं कर सकते ना कि हम लोगों ने ये काम करना है, हमारी ये डिमांड्स हैं। तो इनके अंदर जितने भी अरकान काम कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक, वो सारे के सारे जो है वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बिलवास्ता तरीका होता है कोई भी डिमांड आपकी जो है वो पेश करने का। अपने सवालात, तहरीकात के ज़रिए हुकूमत को मुतवज्जा करते हैं। वज़रा भी चूँकि अवाम के नुमाइंदे हैं, इसलिए वो अवामी शिकायत और मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट के अरकान को हुकूमत की तरफ से तरक्याती फ़ंड्स भी मुहैया किए जाते हैं जो वो अपने हलकों की तरक्की पे ख़र्च करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हंगामी इख्तियारात हैं, यानी इमरजेंसी में कुछ पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास हैं। अगर मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाए, मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाए, या बैरूनी हमले और गैर मुल्की मुदाखलत का ख़तरा हो, तो अमन व अमान की सूरत बिगड़ जाएगी, मुल्क में माशी अबतरी पैदा हो जाएगी, तो हुकूमत हंगामी हालात का ऐलान कर सकती है। इस ऐलान के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। पार्लियामेंट 6 माह के लिए हंगामी हालत की मंजूरी देती है, यानी 6 माह के लिए वो फौरी तौर पे इमरजेंसी का नफाज कर देगी। उसके बाद वो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली 6 माह के बाद ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कोई भी मसला, कोई बैरूनी हमला आपको पता चला हुकूमत को, मुल्क को, स्टेट को, कि कोई हम पे जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है या बॉर्डर्स पे हालात ख़राब हो गए हैं, तो फौरी तौर पे पार्लियामेंट जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई इमरजेंसी का नफाज कर सकती है। कोई भी सूरत हाल अमन अमान की मुल्क के अंदर ख़राब हो रही है, कोई खाना जंगी छेड़ रही है, कोई इंतशार पैदा हो रहा है, तो फौरी तौर पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ये भी पावर जो है वो पार्लियामेंट के अरकान के पास है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट के जो है वो पावर्स और उसके इंतखाब का तरीका और वो उसकी अहलियत और ये सब कुछ जो हम लोग इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने जो है पार्लियामेंट के इख्तियारात जो हैं वो उनकी पावर्स अच्छे तरीके से पढ़ ली, अच्छे तरीके से याद कर लेना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी इस चैप्टर में से निकलेगा जो आपकी जो है वो पेपर में हेल्पफुल होगा। अब सदर ममलिकत के बारे में हम लोग पढ़ें। 18वीं तरमीम के बाद आइन के अंदर 18वीं तरमीम के बाद 1973 के आइन को दोबारा पार्लिमानी तकाज़ों के मुताबिक बहाल कर दिया गया। सदर के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए। इसे वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद बनाया गया। अब वो बराए नाम इख्तियारात का मालिक है। चूँकि पार्लिमानी सिस्टम है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी मुल्क के अंदर नाफज है। हमारा जो आइन है उसके अंदर भी जो है 1973 का आइन जो कि इस वक्त नाफिजुल अमल है, उसमें भी पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का जो है वो उसमें शिक शामिल की गई है। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में ज़्यादा जो पावर्स होती हैं ना वो वज़ीर आज़म के पास होती हैं, और सदर के पास जो हैं वो उनकी निस्बत बराए नाम जो है वो इख्तियारात या पावर्स होंगी। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन हम प्रेसिडेंट की देख लें। प्रेसिडेंट के लिए जो है वो किस किस्म की अहलियत जो है वो ज़रूरी है। नंबर 1 ओबियसली वो मुसलमान होगा, ठीक है। वो तो वज़ीर आज़म के लिए भी सेम है और उनके लिए भी सेम है, तमाम अरकान के लिए जो है ये सेम है। सेकंड पॉइंट है इसकी उम्र 45 साल से कम नहीं होगी। 45 ईयर्स से कम जो है वो कोई भी सदर नहीं बन सकता। वो कौमी असम्बली का रुकन होने का अहल होगा। जो कौमी असम्बली का रुकन होने की, अहल होने की या रुकन बनने की जो शराइत हैं उसके ऊपर सदर आपका पूरा उतरता हो। वो हुकूमत के किसी मुनाफा बख्श ओहदे पे फाइज नहीं होगा, यानी क्लियर कट किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट उसकी जो है वो कहीं पर भी नहीं होगी, वो बिल्कुल आज़ाद होगा, ठीक है।
किसी भी ओहदे पे जो वो फाइज नहीं हो सकता, अगर होगा तो उसको सदर का ओहदा नहीं दिया जा सकता। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मफलूज नहीं होगा, बिल्कुल एक्टिव और एक्यूरेट पर्सन होगा, किसी भी किस्म की जो है वो लाइलाज बीमारी में जो है वो मुब्तला नहीं होगा, यानी जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर नहीं होगा और ना ही ज़हनी तौर पे जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये चंद एक शराइत हैं अहलियत के लिए। उसके बाद इलेक्शंस हैं, इंतखाब कैसे किया जाता है सदर का। पाकिस्तान में सदर का इंतखाब एक इंतखाबी अदारा करता है। इंतखाबी अदारे के अरकान में पार्लियामेंट यानी सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के तमाम अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान शामिल हैं। ये हम लोग पहले ये अभी पार्लियामेंट के पावर्स में भी जो वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये पार्लियामेंट के दोनों ईवान और साथ में सूबाई असम्बलियाँ मिलकर सदर का इंतखाब करती हैं। 1985 की 8वीं तरमीम से कबल सदर का चुनाव सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ईवान करते थे, लेकिन अब ये चुनाव मज़कूरा इंतखाबी अदारा करता है। यानी 1985 की जो 8वीं तरमीम थी उसमें सिर्फ जो है वो सदर का चुनाव पार्लियामेंट के दोनों ईवान करते थे, यानी कौमी असम्बली और सेनेट। लेकिन फिर एक तरमीम मज़ीद कर दी गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अभी जो है वो उसके बीच में सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल कर दी गई हैं। तो चारों सूबाई असम्बलियाँ आपकी और साथ में पार्लियामेंट के दोनों ईवान मिलकर इस सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती इंतखाबात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी अमल में लाया जाता है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसका हेड होगा, जिसकी ज़ेर निगरानी सदारती अमल पूरा, यानी इंतखाब का जो पूरा तरीका है सदर का वो उसकी ज़ेर निगरानी होगा। वही तारीख़ का तयन करेगा, वक्त का और मकाम का तयन करेगा कि कहाँ पे होगा, किस जो है इजलास में जो है उसको इसका इलेक्शन होगा और सब कुछ। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है। फिर वक्त मुकर्ररा पर सदर का इंतखाब होता है, जो एक टाइम फ़िक्स किया जाता है, उसी टाइम पे जो है वो सदर का इंतखाब होगा। उम्मीदवार अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाते हैं, उनकी छानबीन के बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है। यानी जो सदर बनने की सीट के जो है वो अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है वो अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाएंगे कि हम लोग जो है वो सदर की सीट हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद उनकी छानबीन की जाएगी कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके सही हैं कि नहीं। अगर सही हैं तो फिर उनका ऐलान कर दिया जाता है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर को असम्बलियों का इजलास तलब करने के लिए कहता है। ठीक है, अब ये सब कुछ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर हो रहा है। ठीक है, उन्हीं को जो है वो सारी उसकी दरख्वास्त जाएगी सदर के जो है वो जितने भी अरकान होंगे, जो उसके उम्मीदवार होंगे। उसके बाद उसी ने जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर को कहना है कि वो इजलास तलब करें। राय दही के लिए खुफिया तरीका अपनाया जाएगा, जैसे हम लोग आम इलेक्शंस में देखते हैं ना कि बैलेट पेपर और ये दिस एंड दैट, कैसे हम लोग पोलिंग स्टेशंस पे जाके वोट कास्ट करते हैं, ऐसे ही जो है वो असम्बली के इजलास के अंदर जो है वो उसका एक प्रॉपर एक निज़ाम जो है वो बनाया जाएगा। फिर जो है वो राय दही का तरीका एज़ इट इज़ होगा, जिसने जिस हक मेंबर के हक़ में वोट देना वो आसानी से जाके दे सकता है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जब वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो फिर गिनती का मरहला आ जाएगा। कौमी असम्बली सेनेट में तो गिनती आसान तरीके से हो जाती है, लेकिन सूबाई असम्बली में ये तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि चारों सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए दोनों वोटों की तादाद जो कोई उम्मीदवार एक सूबाई असम्बली से हासिल करता है उसको सबसे छोटे सूबे बलूचिस्तान की कुल नशिस्तों से ज़रब दी जाती है। ये तरीका है ये किस्म का वोट्स को मापने का कि कितने जो है वो वोट जो है वो किस असम्बली से जो है हासिल किए गए हैं। जब उसको बलूचिस्तान यानी सबसे छोटे सूबे की असम्बली से ज़रब दी जाती है तो जो जवाब हासिल होगा उसे मुतल्लिका सूबे की कुल नशिस्तों से ज़रब दे दी जाती है। ये एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, नीचे ये जो है ना ये फार्मूला भी बताया गया है कि किस तरह से जो है ये काउंटिंग होगी। पंजाब असम्बली के हासिल करदा वोट ज़रब दी गई बलूचिस्तान के असम्बली के कुल अरकान की तादाद पे। उसके बाद उसको तकसीम कर दिया गया पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद, तो जो उसमें से फिर फाइनल निकलेगा तो जवाब 40 आएगा। इस तरह पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों के वोट की तादाद जो है वो 40 मानी जाएगी। सेम इसी तरीके से बाकी जो है वो सारा कुछ होगा। मतजबरा तरीके से चारों सूबाई असम्बलियों के वोटों की तादाद पार्लियामेंट के वोटों की तादाद को जमा करके जिस उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट हासिल किए होंगे वो सदर के ओहदे का हकदार हो जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो है वो कल डिस्कस करेंगे यहाँ से 3rd पॉइंट से, जिसमें इम्पीचमेंट या मुआवजा आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है वो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है उस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।